नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है 2024-25 में के लास्ट 13 साल के क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं रेलवे के। अगर आपने ये 6000 क्वेश्चन कर लिए तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 8 है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का वेटेज जो है रेलवे के एग्जाम में वो 50 नंबर का होता है। अगर 50 में से 45 नंबर आप लेके आ रहे हो एग्जाम में तो आराम से क्वालिफाई कर सकते हो रेलवे का एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 8th पार्ट है। इससे पहले मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा चुका हूँ आरपीएफ एग्जाम के लिए और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे 1000 क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ आरबीसी? आरबीसी का जैविक नाम क्या है? आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, का बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट्स। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है। आरबीसी की लाइफ लाइन की बात करता हूँ, ये कितना जीते हैं अपनी बॉडी में, तो 100 से लेकर 120 डे इनकी लाइफ लाइन होती है। इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर। आरबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं पूछता हूँ कि नंबर्स ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में फीमेल की और मेल में, तो मेल बॉडी में 5 to 6 मिलियन क्यूबिक मीटर 5 to 6 मिलियन क्यूबिक मीटर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं एक मेल बॉडी में। फीमेल की बात करते हैं तो 4 to 5 मिलियन क्यूबिक मीटर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। 4 से 5 मिलियन आरबीसी फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, 5 से 6 मिलियन आरबीसी मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन आप याद रखिए, एग्जाम में आता है कि आरबीसी कितना टाइम लगाता है अपनी सर्कल पूरी करने में। तो टाइम टेकन बाय आरबीसी टू कंप्लीट वन सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट करने में सर्कुलेशन की, जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में ब्लड का या आरबीसी का, उसमें कितना टाइम लगाता है एक सर्कल कंप्लीट करने में आरबीसी। तो ये 20 सेकंड लगाता है एक सर्कल कंप्लीट करने में बॉडी का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 सेकंड याद रखिए आप। देखिए क्वेश्चन याद रखिए, अगर बॉडी में आरबीसी की कमी होती है, अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होती है, अगर ये तीनों चीज होती है, या तो आरबीसी कम हो आपकी बॉडी में, या तो जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता है, या फिर जो हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाती है, तो इन तीनों चीज से एक बीमारी होती है, उसको एनीमिया बोलते हैं। तो याद रखिए एनीमिया के तीनों लक्षण है ये। एनीमिया क्यों होता है? अगर आरबीसी का शेप चेंज होता है, आरबीसी का शेप है ना वो चेंज होके कुछ इस तरह का हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं हम इसको। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का शेप चेंज होता है और जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। बॉडी में म्यूटेशन होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है आपको। तो याद रखो, एक और क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया या आरबीसी का चेंज हो गया उसकी बॉडी में, तो उसे कभी मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया होता है ना, उस मेल या फीमेल को कभी मलेरिया की बीमारी नहीं होगी अगर आपका आरबीसी का शेप चेंज हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है किसी मेल या फीमेल को, तो उसको मलेरिया नहीं होगा फिर। एक और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरबीसी होता है ना उसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस आर सेंट इन आरबीसी, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी में। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्ट जो ह्यूमन बॉडी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता आरबीसी में। लामा में, लामा और कैमल जो होते हैं एनिमल, उसमें उनकी जो आरबीसी होती है ना उसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। काफी याद रख, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कभी कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं या दो एनिमल हैं जिनकी बॉडी में जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, तो लामा और कैमल की जो बॉडी का आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कोई भी एनिमल हो उनकी आरबीसी में न्यूक्लियर अब्सेंट होता है। याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, मगर दो चीजों में प्रेजेंट होता है। लामा और कैमल की बॉडी में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ हेरिडिटरी? वंशानुगति का जनक कौन है? फादर ऑफ हेरिडिटरी बोलते हैं ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटरी बोलते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है? तो बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एरिस्टोटल कौन है? बायोलॉजी के फादर है। बॉटनी के फादर भी याद रखिए, जो बॉटनी होती है उसके फादर कौन है? तो थियोफाइटस बॉटनी के फादर हैं, बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं। हेरिडेटरी या जेनेटिक्स आ सकता है, जेनेटिक्स भी आ सकता है, तो जेनेटिक के फादर भी मेंडल हैं और हेरिडिटरी के फादर भी मेंडल हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड
बाय डैश इन 1913। आधुनिक अवध सारणी का आविष्कार 1913 में डैश द्वारा किया गया था। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल से हर बार क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में इन्वेंट किया था किसने? हेनरी मोजले ने। ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की वजह से होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है बच्चों के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ये भी बहुत बार आता है। विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी को रात में कम दिखेगा अगर विटामिन ए की कमी है तो। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आयरन होता है आपकी बॉडी में अगर कम हो जाता है तो उसकी कमी से क्या होता है? अनेमिया हो जाता है। भी बताया था मैंने, आरबीसी में आयरन की कमी होती है तो अनेमिया होता है, और बॉडी में आयरन की कमी होती है तो अनेमिया होता है। वह बात एक ही है। आयोडीन की कमी, बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो गोइटर होता है, जिसको घेंगा रोग बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, इसलिए हम नमक खाते हैं क्योंकि गोइटर नहीं हो, हमें आयोडीन की मात्रा बराबर बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड कॉज गोइटर? अभी बताया था मैंने आपको, घेंगा रोग किस ग्रंथि के कारण होता है? अगर तो गोइटर क्यों होता है, घेंगा रोग क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है। मगर जो घेंगा रोग होता है ना, कौन सी ग्रंथि के कारण होता है? वो होता है थायराइड ग्लैंड की वजह से। दोनों क्वेश्चन अलग है। थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की। एंडोक्राइन ग्लैंड है लार्जेस्ट। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये ब्लड स्ट्रीम से एब्जॉर्ब करता है आयोडीन को। जो आयोडाइड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम से। जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है उससे एब्जॉर्ब करता है ये आयोडाइड को। और आयोडाइड क्या करता है? आयोडाइड यूज होता है टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स। याद रखो, जो आयोडाइड है वो थायराइड हार्मोन्स बनाता है, T4 हार्मोन बनाता है, T3 हार्मोन्स बनाता है। T4 हार्मोन जो होता है उसको थायरोक्सिन बोलते हैं, T3 हार्मोन को ट्राइआयोडोथायरोइन बोलते हैं, T3 आयोडीन को। ये तीनों चीज कौन बनाता है? ये बनाता है आयोडाइड। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, जो आयोडीन है उसकी कमी होती है, तो होता है गोइटर रोग यानी घेंगा रोग। तो एक बार वो बताता हूँ आपको, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? जो ब्लड स्ट्रीम होता है हमारा उससे एब्जॉर्ब करता है आयोडाइड को। हमारे जो भी हम खाते हैं उससे बहुत सारे हमें बॉडी में मिनरल्स विटामिन मिलते हैं। तो ऐसे ही जब ब्लड में आयोडाइड होता है तो वो थायराइड ग्लैंड उससे निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो ये आयोडाइड क्या करता है? ये आयोडाइड प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने में मदद करता है थायरोक्सिन हार्मोन्स को। थायरोक्सिन हार्मोन, T4 हार्मोन्स, T3 हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है आयोडाइड। अगर बॉडी में आयोडाइड या आयोडीन की कमी होती है तो घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया? भारत में किस वर्ष पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2 अक्टूबर 1995 में। हर साल 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर को। 3-4 क्वेश्चन आएंगे इससे पोलियो से, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है कि जो पोलियो वैक्सीन होती है वो किसने डेवलप की थी? तो जोनास शार्क ने, जोनास शार्क या जॉन शार्क बोलते हैं, इन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी, और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह प्रोग्राम कब लॉन्च करा था इम्यूनाइजेशन का, पल्स पोलियो का? तो 1985 में ये WHO ने लॉन्च करा था। अगर इंडिया की पूछेगा तो इंडिया ने लॉन्च करा था ये प्रोग्राम 1995 में। याद रखो, इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था दवाई पिलाने वाला 1995 में, मगर WHO ने इसको 1 साल पहले लॉन्च कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लास्ट पोलियो केस कौन सी स्टेट में देखा गया था? तो हावड़ा, वेस्ट बंगाल में 13 जनवरी 2011 में लास्ट केस दिखा था पोलियो का। उसके बाद अभी तक पोलियो के केस नहीं होते अगर आप पोलियो वैक्सीन पी रहे हैं तो। इसके साथ इंडिया को पोलियो फ्री का सर्टिफिकेट मिल गया था WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया था किस तारीख को? 27 मार्च 2014 को। तो जितने भी क्वेश्चन बताए सुपर इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसकी वैक्सीन डेवलप की थी जॉन शार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा
आगरा सिटी में क्या है? ताजमहल। आगरा सिटी में जो ताजमहल है वो बनवाया किसने था? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया था मुमताज महल के लिए। अगर मैं आगरा सिटी की बात करता हूँ, इसके फाउंडर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नेम क्या है? इनका ओरिजिनल नेम था निजाम खान। निजाम खान इनका ओरिजिनल नेम था। सिकंदर लोधी ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये लोधी डायनेस्टी के एक काफी पावरफुल रूलर थे। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जो लोधी डायनेस्टी है वो किसने बनाई थी? तो वो बनाई थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी डायनेस्टी के फाउंडर है। सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी स्टैब्लिश करी थी। तो याद रखो निजाम खान इनका ओरिजिनल नेम है। देखिए जो लोधी डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? स्टैब्लिश करी थी बहलोल लोधी ने। लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? लोधी डायनेस्टी के, तो वो थे इब्राहिम लोधी। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के और ये डायनेस्टी बनाई थी बहलोल लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज मेड इन स्टोमक? पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे पेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का काम होता है प्लांट्स में, जो प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, रूट से लेकर शूट और लीव्स तक। तो एग्जाम में याद रखना है जो जाइलम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है जाइलम। एक होता है फाइलम, ये क्या करता है? जो फाइलम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जो फाइलम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा? प्लाज्मा में कितनी मात्रा में पानी मौजूद होता है? प्लाज्मा के बारे में आने वाले लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। 91-92% तक बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो गेट इट्स फ्रूट फ्रॉम? भ्रूण को अपना भोजन मिलता है। तो देखिए जो एम्ब्रियो होता है इसको अपना फ्रूट कहाँ से मिलता है? जो बच्चे में एम्ब्रियो होता है, ये पूरा एम्ब्रियो होता है, इसको फ्रूट कैसे मिलता है? क्योंकि बच्चे को भी फ्रूट चाहिए जिंदा रहने के लिए, अगर वो माँ के वोम में है या पेट में है। ये होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? फ्रूट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। तो याद रखो प्लेसेंटा एम्ब्रियो को फ्रूट प्रोवाइड करता है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये 8th पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनटीपीसी में। मैं कुछ दिन बाद एक लेक्चर लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनटीपीसी एग्जाम के। तो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा एनटीपीसी का, और वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।